नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस तरीके से जो ओपेक है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक है, जिस तरीके से इसने अमेरिका को एक वक्त अपने घुटनों पर ले आए थे 1973 के अंदर। उसके बाद आज दोस्ती है, एक वाटरशेड मूवमेंट 2011 का, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इसका एनालिसिस किस तरीके से इसने एक तरीके से वर्ल्ड को उस तरह का पहला क्राइसिस देखा था दुनिया ने, वो जो 1973 का था, उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। और उसके बाद जो अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जो तेल का खेल है, जो मिडिल ईस्ट, जो अमेरिकन पॉलिसी जिस तरीके से ये चला है, जिस तरीके से ईरान सऊदी अरेबिया की लड़ाई हुई है, जिस तरीके से रशियंस ऑयल की इकोनॉमी पे बेस्ड हैं, वो जिस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो बेसिकली ये सारा जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से, और ओपेक की जो अपनी एक यूनिटी है, इसके अंदर के जो फिशर्स हैं, जो इसके अंदर की फॉल्ट लाइंस हैं, हम उस पर भी बात करेंगे और किस तरीके से उसको अमेरिका ने एक्सप्लॉइट किया है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इसको 60 साल हो गए हैं, लेकिन अब ये वाशिंगटन का दोस्त है ऑब्वियसली। तो जो सऊदी अरेबिया है और जो अदर ओपेक मेंबर्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने एक तरीके का ऑयल एम्बैर्गो इन्होंने क्रिएट कर लिया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर यूएस सपोर्ट फॉर इजराइल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जिस तरीके इसराइल के यूएस जो इसराइल को सपोर्ट करता था, उसके खिलाफ एक तरीके से ये काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज जो थी, वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिच कंट्रीज जो थी, उन्होंने एक एम्बायर्गो क्रिएट कर लिया था। लेकिन अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब इसराइल ने यूएई के साथ अब वापस नॉर्मल रिलेशन डिप्लोमेटिक शुरू किए हैं और कंट्रीज में ब्रेक थ्रू जा रहे हैं। स्पेशली जो पोम्पियो थे, सेक्रेटरी ऑफ के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो उसमें बहुत तेजी से वो इसराइल गए, उसके बाद मिडिल ईस्ट गए, काफ़ी कंट्री इजिप्ट और जॉर्डन के नॉर्मल रिलेशंस पहले थे। तो ये सब बीती बातें, लेकिन इसका बैकड्रॉप इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से फ्यूचर शेप होगा इन फॉल्ट लाइंस के तहत, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको देखें तो इसराइल का जो यूएस ने जो सपोर्ट किया था इसराइल को ड्यूरिंग द योम किपुर वॉर के तहत, उसके खिलाफ ये एम्बैर्गो हो गया था। तो शिफ्ट इसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को किया था, और जिस तरीके से अमेरिका का जो ऑयल प्रोडक्शन है, उसको इस तरीके से एक तरीके से इसने टेम कर लिया था, एक तरीके से इसने उसको घुटनों पे ले आए थे। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे इसका व्यापक असर पड़ने को भी देखने को भी मिला था। उसके बाद अमेरिका को थोड़ा होश आया, अमेरिका ने फिर अपनी पॉलिसीज में थोड़ा सा माइल्डली चेंज किया, लेकिन आज वो आर्म ट्विस्ट करता है, पोलाइटली करता है ऑफ कोर्स, लेकिन करता तो है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो जिस तरीके जो अमेरिका का जो ऑयल प्रोडक्शन है, जिस तरीके से इसने ट्रीम किया, तो ओपेक के जो कुछ हॉकिश मेंबर्स भी हैं इसके अंदर, जो काफ़ी सख्त रवैया रखते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर। दो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट, एक हॉक और एक डव। तो बेसिकली जो इसमें हॉकिश जो एक सख्त एटीट्यूड रखते हैं, उसमें ईरान और वेनेजुला का नाम लिया जाता है, जिसको साइडलाइन किया गया है बार बार यूएस सैंक्शन से। अभी यूएस अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने काफ़ी कन्विंसिंग की। जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो न्यूयॉर्क फ्लाई करके गए, सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने बात रखी कि ईरान पे सैंक्शंस लगाए जाएं, लेकिन उसको मना किया। इवन उनके जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स थे यूके और जो फ्रांस ने, उन्होंने भी मना कर दिया अमेरिका का इस मुद्दे पे साथ देने के लिए। तो काफ़ी कुछ हुआ है इसको लेके। तो अगर जिस तरीके से देखा जाए, इसमें जो है कि सऊदी अरेबिया को एक तरीके से इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और सऊदी अरेबिया वाशिंगटन को खुश करने के लिए उसने क्या किया क्या, ये सबको पता है। और किस तरीके से यूएस का जो सपोर्ट है, वो एक तरीके से, और इसी को मद्देनजर देख, अभी आजकल जैसे जो है वो सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच में रिफ्ट आया है, और सऊदी अरेबिया जिस तरीके से रशिया के करीब गया है, तो जो उनके शाह थे इससे पहले, जो किंग अब्दुल्ला थे, वो रशिया गए थे एक्चुअली मिलने व्लादिमीर पुतिन से। तो ये मिडिल ईस्ट का जो डायनामिक्स है, ये हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी से भरा रहा है। लेकिन यहाँ कब कौन किस साइड पे जाएगा इसका कह नहीं सकते। लेकिन ट्रेडिशनली अमेरिका का बड़ा दखल रहा था, लेकिन आने वाले टाइम पे रशियन का जिस तरीके से ऑयल एक्सपोर्ट्स को हर्ट किया अमेरिका ने, तो उस पर भी हम कभी किसी और लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम ओपेक पे ही हैं। तो ओपेक में जो जिस तरीके से ब्लॉक ने रेसिस्ट किया था यूएस का प्रेशर, ताकि वो जो प्राइसेस हैं उसको लो किया जाए, डेकेड्स अमेरिका चाहता था लो प्राइसेस हो जाए। तो नोटेबली जो हम 2011 की बात कर रहे हैं, जिसमें जो अपराइजिंग हुई थी लीबिया की, जो गद्दाफी जी थे उस वक्त, जिनको असैसिनेट कर दिया था एक तरीके से, भीड़ ने बहुत बुरी तरीके से मारा था, एक तरीके तानाशाह थे वो। तो जो इन्होंने इस तरीके से रिकवर किया था, रिकॉर्ड किया था पास्ट 3 इयर्स में, तो लार्जली जो था एक तरीके कैपिटुलेशन में चला गया था। तो वाटरशेड मूवमेंट था वो इनके रिलेशंस में एक तरीके का बहुत ज़्यादा डिसाइसिव मूवमेंट था, 2011 के अंदर आया था। और इसी के तरह से जिस तरीके से अब ओपेक की अगर हम थोड़े से और पीछे चले जाएं, तो ओपेक जो है बगदाद में बना था, ये पूछा जा सकता है सवाल। तो सितंबर 14 को, यानी 1960 के अंदर, ये काउंटर करने के लिए 7 यूएस एंड ब्रिटिश ऑयल कंपनीज को, ये आप बैकड्रॉप याद रखें
ओपेक का कि ये 14 सितंबर 1960 को बना है, बगदाद के अंदर बना है। और दूसरा इसमें खास बात यह है कि 7 यूएस और ब्रिटिश ऑयल कंपनीज को काउंटर करने के लिए ये अस्तित्व में आया था। तो ओपेक ने जो रिपीटेडली एक तरीके से यील्ड किया है प्रेशर को वाशिंगटन की तरफ, जो उन्होंने पंप किया था मोर ऑयल सिंस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस आए थे 2017 में। उसके बाद से काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है इनके अंदर। और इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक रिलेशन रहा है, ये बड़े पोलाइटली और बड़े प्यार से ये आर्म ट्विस्ट करते हैं ओपेक कंट्रीज को। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है रेगुलरली इनको कॉल्ड फॉर, वो गैसोलीन प्राइसेस कम चाहते हैं ताकि इससे जो है उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को फायदा हो, यूएस कंज्यूमर्स को फायदा हो, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो। वैसे भी हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए वो जाने जाते हैं। और जिस तरीके से रहा है, तो जो प्राइसेस जो थे वो इतने नीचे चले गए थे कि यूएस की जो ड्रिलिंग कंपनीज थी वो उसको मनी बनाने में भी थोड़ी सी जिसको कहते हैं उनको भी दिक्कतें आने लगी थी। तो ओपेक ने एक तरीके से ये डील उनके साथ की, उसके बाद इसको प्राइसेस को रिवाइज किया गया, वापस आए प्राइसेस। तो जो एग्रीमेंट था एक तरीके से वाशिंगटन ने थ्रेट किया था कि वो मिलिट्री बैकिंग जो है रियाद की कम कर देगा। तो सऊदी अरेबिया की, इसलिए मैंने आपको जैसे किंग अब्दुल्ला का एग्जांपल दिया था। तो बेसिकली जो ये सब हुआ है, इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, जो सद्दाम हुसैन जो थे वो अमेरिका के ही एक तरीके से काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस थे इराक में। और जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को उनकी पैट्रोनेज थी, सद्दाम हुसैन को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया, जबकि वो तानाशाह थे, उनका रिकॉर्ड काफ़ी रहा है। लेकिन सद्दाम हुसैन ने ये आइडिया कॉइन किया था उस वक्त कि जो आप पूरी दुनिया में देखें, जो ऑयल का जो प्राइस है और गोल्ड का जो प्राइस है, ये हमेशा आपको डॉलर में मिलेगा। आप चाहे रशियन बुक्स में देखें, किसी भी लैंग्वेज में देखें, ये दो प्राइसेस आपको हमेशा डॉलर्स में मिलेंगे। तो उसने कहा था कि हम डॉलर्स में इसको क्यों रखें, वाई कांट वी ट्रेड इट फॉर अदर्स। जैसे कि उनको खाद्यान्न की जरूरत थी, तो वो तेल बेच के खाद्यान्न वो किसी भी डॉलर्स में करेंसी में, जिस करेंसी के साथ वो डील करें, जैसे इंडिया के साथ उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन था इंदिरा गांधी के वक्त में, तो इंडिया आए भी थे वो। तो जिस तरीके से वो यहाँ से फूड ले लें, हम रुपीज़ में उनको पे कर रहे थे। तो ये जो आइडिया जो कॉइन था, ये आने वाले वक्त के एक तरीके से फ्लैश पॉइंट होने वाला था। अब ये बात सभी को पता है। और जिस तरीके से अमेरिका थोड़ा वीक हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी दमखम बाकी है, यूनिपोलर तो अभी भी है वर्ल्ड। तो ये जो सद्दाम हुसैन, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से सद्दाम हुसैन को हटाया, किस तरीके से तिरकित में मिले, वो सब जग जाहिर बातें हैं, हम उन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो हम अभी ओपेक की जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जब एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो लो प्राइसेस की एक वॉर चली, और आपने देखा होगा प्राइसेस बहुत जूम भी कर गए थे। और वाशिंगटन ने साफ साफ कह दिया था कि वो सऊदी अरेबिया की मिलिट्री जो हेल्प करते हैं, लीडिंग मिलिट्री, उसको कम कर देंगे। और सऊदी अरेबिया हमेशा चाहता था कि अमेरिका जो है वो ईरान पे अटैक करे। जिस तरीके से इसराइल का काफ़ी प्रेशर था, लेकिन अमेरिका ने उन सबको रेसिस्ट किया था। तो मिडिल ईस्ट की ये जो डायनामिक्स है, उसमें जो एक तरीके से ईरान का और सऊदी अरेबिया का जो ट्रेडिशनल है, काफ़ी पुराना टसल है, और ये कभी होने वाला नहीं है खत्म। ईरान इराक वॉर भी 10 साल चली थी, तो उसको लेकर के अमेरिका ने काफ़ी एक तरीके से यहाँ पर बहुत बढ़िया दखल किया है और अपने हितों को साधा है। और जिस तरीके से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर पकड़ बनाई है, तो अगर हम ट्रंप के जो ऑर्डर्स हैं सऊदी अरेबिया के कि वो ऑयल प्राइसेस में चेंज चाहते हैं, तो उसको माना जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक चाकिब खेली थे जो अल्जीरिया के ऑयल मिनिस्टर रहे हैं 1 दशक तक, और ओपेक के प्रेसिडेंट थे 2001 में और 2008 के अंदर। इन्होंने कहा, तो ओपेक जो है वो वाकई में चेंज हो गया है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, चाकिब खलील, KHELIL, ये अल्जीरिया के तेल मंत्री थे और एक डेकेड तक रहे, और ओपेक के प्रेसिडेंट रहे 2001 में और 2008 में। इन्होंने कहा, तो इस जो इनकी जो बात है इसको लिया जाना चाहिए सीरियसली कि ओपेक ने अपने तौर तरीकों को चेंज किया है, अमेरिका की नज़र बरती है, और अब ये विली निली अमेरिका की जो लाइन टो करता है। तो इसको देखा जाए तो ये बहुत सब्सटेंशियल चेंज है जिस तरह की उसकी फंक्शनिंग रही है। तो इसके बाद जो सैंक्शंस थे ईरान और वेनेजुला पे जिस तरीके से हैं, इससे सऊदी अरेबिया का जो इन्फ्लुएंस है ओपेक के अंदर ही, तो वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसका डायनामिक्स जो है वाशिंगटन के साथ चेंज हुआ है। और किंग अब्दुल्ला जो कभी कहीं नहीं जाते थे, वो एक्चुअली में रशिया गए थे। व्लादिमीर पुतिन इनको ऑडियंस दी थी एक तरीके से। व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके जो अब जो किंग सलमान हैं, वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा वार्म रिलेशंस रखना चाहते हैं रशिया के साथ भी, जो अमेरिका के कन्वेंशनली फोज रहे हैं। और अमेरिका ने उनको किस तरीके से हर्ट किया रशियंस को ऑयल प्राइसेस लो करने के लिए, ताकि इससे रशियन इकोनॉमी को हर्ट हो। क्योंकि कैस्पियन बेसिन सी के रीजन आप देखें तो रशिया की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी हद तक एनर्जी प्राइसेस पे डिपेंड करती थी। तो अगर हम इसको चार्ट के हिसाब से भी हम इसको समझेंगे, और इसमें देखिए आप जैसे कि ओपेक का है जो क्रूड ऑयल है, किस तरीके से ओपेक कंट्रीज हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। और मैंने दो
चार्ट्स में बना दिया है जो कंट्रीज हैं जो थोड़ा उनका कम दखल है, और जो ये बिग थ्री हैं जैसे ईरान, वेनेजुला और सऊदी अरेबिया, इनका जो टसल है इसको लेके, जो इराक का जो रोल है, इराक का जिस तरीके से अमेरिका ने धमकी दी है कि वहां से अपनी फोर्सेस हटा लेगा, और ईरान के, मैंने ये कवर किया था डेली एनालिसिस में, जब इराक के जो राष्ट्रपति थे पहली बार वाशिंगटन गए थे, उन्होंने कहा था कि आप अपनी फोर्सेस को वहां से हटा लीजिए, पब्लिक रेसिस्टेंस बहुत हो रहा है। तो इनका जो डायनामिक्स है, हम अगले लेक्चर में, नाइजीरिया का बहुत क्लासिक स्टेक है, तो इनकी जो चेंजेस हुए हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने रुख को बदला है, वो सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।